मेरी शादी को 8 साल गुजर गए थे, पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। मेरे सास ससुर को बच्चे की बहुत आस थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। बच्चा देना या ना देना ऊपर वाले के हाथ में था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन सास ने मेरे पति से कहा, इसे शहर ले जा, वहीं इसका अच्छे से इलाज करवाना। मैं और मेरे पति कुछ दिनों बाद शहर आ गए। हमने अपना बहुत इलाज करवाया, पर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बाज तो नहीं। खैर, अब तो जो था वो था। इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी, पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए कनाडा जाना पड़ेगा। क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त एक कंपनी के ज़रिए कनाडा जा रहे थे, वहाँ लेबरों की ज़रूरत थी। मैं अपने पति को कनाडा जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर तो गांव में रहते थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली शहर में रहती थी। उनके कनाडा जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़कर विदेश जाना ही पड़ा। वो तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते। मेरे पति का नाम निखिल था। निखिल को कनाडा गए हुए 5 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी मौसी का फ़ोन आया। मेरी मौसी के बच्चे लगभग मेरे ही हम उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा रोहन पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हॉस्टल में रहे। अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई एतराज़ नहीं हो तो मेरे बेटे रोहन को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और तुम तो बड़ी बहन जैसी हो, और बड़ी बहन तो माँ समान होती है। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी। रोहन के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात मैंने निखिल को बताई तो उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, रोहन आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी आराम से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे निखिल की तरफ से इजाज़त मिल गई तो यह बात मैंने अपनी मौसी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले 1-2 हफ्तों में रोहन हमारे साथ रहने आ गया। रोहन के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो निखिल के जाने के बाद यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। रोहन बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, दीदी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो, और वह घर का काम कर लेता। उस दिन से रोहन हर रात मुझे कॉफ़ी बना कर देता। मैं कॉफ़ी पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। रोहन की तारीफ़ करते हुए मैं हंसकर कहती, रोहन तुम बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए रोहन कहता, दीदी यह मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से कॉफ़ी बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। यही कहकर हम दोनों हंसने लगते। रोहन और मैं ढेर सारी बातें करते। रोहन अपने कॉलेज की बातें करता, मैं उसकी बातों पर खूब हंसती। वो मुझसे कहता, दीदी तुम मेरी दीदी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। रोहन घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज़ का इलाज करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही हैं। आपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवासी सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। पर मेरे आंखों से आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रोहन के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग रोहन की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि रोहन मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरी सगी मौसी का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी बड़ी बहन यानी माँ समान थी। फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारते किसी तरह मैं अपने घर पहुंची। घर आते आते शाम हो गई थी। रोहन घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोरबेल बजाया तो रोहन ने दरवाज़ा खोला। रोहन मुझे देखकर मुस्कराया और कहा, दीदी कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए कब से परेशान था। फ़ोन लगा रहा था तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। मैं घर के अंदर आई तो वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे एक आग भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। रोहन ने कहा, दीदी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान शरीर को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि रोहन मेरी सगी मौसी का बेटा था, मेरा छोटा भाई था। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब मौसी की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी और जब रोहन पैदा हुआ तो मैं 12 साल की थी। मुझे अपनी मौसी की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वो अपने बेटे रोहन को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक रोहन पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और रोहन के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से रोहन मुझे कॉफ़ी बनाकर देता है और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या रोहन कॉफ़ी में मुझे नींद की दवाइयाँ देता होगा? और मेरे सोने के बाद यह सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि अपनी खुशी के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी बहन थी, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में मेरी मौसी के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आता और अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाता। उसके इस बात पर मैं खूब हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि रोहन मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबराकर खड़ी हो गई।
जैसे ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? यह लीजिए कॉफ़ी पीजिए और आराम करिए। रोहन ने कॉफ़ी का मग मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कॉफ़ी का मग लेकर साइड टेबल पर रख दिया और सख्ती से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वो थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है दीदी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी ये हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंककर उसे एक थप्पड़ मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे इतना कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से कॉफ़ी पीने की जिक्र करके वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि यह कॉफ़ी पिलाकर वो मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उस कॉफ़ी को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे का लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि रोहन मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, रोहन मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद रोहन को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर रोहन से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यह सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज धड़धड़ाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? उसका रौब जमा कर मुझसे यूँ पूछना मुझे हिला करके रख दिया। वो होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ़ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया। जो गुनाह वो मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने पर वह यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर नरम लहजे में बोला, दीदी, रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ना खराब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर पर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र मेरी एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी थी, मुझे किसी न किसी को तो अपने साथ लेकर जाना था, क्योंकि मेरे पति निखिल अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यह काम करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा कि कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैं अपनी सहेली से झूठ बोला कि रोहन घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने
घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं वहाँ से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा घर पर मेरे पति निखिल आए हुए थे। वो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिए और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा यह काम कैसे होगा। निखिल ने मुझसे कहा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी निखिल के साथ मुस्कराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद रोहन अपने कमरे में सोने चला गया, मैं और निखिल अपने कमरे में। निखिल बहुत थके हुए थे। वो थोड़ी बहुत मुझसे बात किए और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी सोच विचार में थी कि कल मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी। क्या अब तो मैं किसी भी दिन ये कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो निखिल आ गए हैं। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैंने देखा निखिल सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा रोहन अपने लिए चाय बना रहा था। वो किचन से आया और मुस्कराकर बोला, कैसा लगा आपको निखिल जीजा का सरप्राइज़? मैंने उसे गुस्से और नफ़रत से देखते हुए कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मैं। यह सब कहते सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया, और वो था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझे इस तरह बात कर रही हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा निखिल अभी भी सो रहे थे। मैंने दराज से रिपोर्ट निकाली और रोहन के पास चली आई। रोहन वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वो रिपोर्ट रोहन के मुंह पर फेंक दी। मैंने कहा, यह पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर निखिल के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि निखिल को इस बात की भनक भी पड़े। रोहन ने वो रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी वहाँ पर निखिल आ गए और सीधा रोहन के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। निखिल को रिपोर्ट पढ़ते देखकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद निखिल मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते सोचते कब गिरकर बेहोश हो गई पता नहीं चला, और जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी और निखिल बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। रोहन भी वहीं पर खड़ा था। निखिल को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, निखिल, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रोहन ही कॉफ़ी में मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा मत। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर निखिल मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही रोहन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। रोहन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरी नज़र रोहन पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, दीदी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र उठा कर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान है। वो रो रो कर
सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भाई के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैंने अपने भाई के खिलाफ नहीं सोच लिया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।